जय हिंद साथियों, द गुरु 26 पे आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 6 टू 12 का सीरीज कर रहे हैं एनसीईआरटी का, जो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन अब आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, सब अब एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहे हैं। तो और हाल फिलहाल में जो टीचर का नोटिफिकेशन आज पूरा एक उसका डिटेल आया है, तो उसमें भी उसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द ही होगा और 2 महीना में उसका पूरा सब क्लियर हो जाएगा। तो आप मेहनत करना शुरू कर दें हमारे साथ, और हम भी आपके साथ में काफ़ी मेहनत करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और जो भी क्लास 6 का जो भी हो चुका है क्लास, वो हमारे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मानचित्र, टॉपिक का नाम है मानचित्र। तो पार्ट 4 है क्लास 6 का ज्योग्राफी का, तो उसका पार्ट 4 का हम लोग करेंगे। तो चैप्टर का नाम है मानचित्र। तो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है क्या? मानचित्र। जैसे कोई भी, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी तो गोल है, तो उसको चारों तरफ का चित्र तो एक बार तो नहीं दिखा सकते हैं मानचित्र में, क्योंकि मानचित्र है जो चपटा होता है, तो चारों तरफ का सीन तो उसमें नहीं आ सकता है। तब उसका एक सतह या एक भाग को हम दिखा सकते हैं, वही क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है दोस्तों। तो विश्व ग्लोब के निर्माता, देखिए ये 4 को यहाँ पे एकदम आपको याद कर लेना है। तो विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बैहम, विश्व ग्लोब के निर्माता है मार्टिन बैहम। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सीमेंडर, विश्व मानचित्र सबसे पहले एनेक्सीमेंडर ने बनाया था और ग्लोब मार्टिन बैहम ने बनाया था। भूगोल के जनक कहा जाता है हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। और व्यवस्थित भूगोल के जनक की बात की जाए तो इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल के जनक। भूगोल के जनक सिर्फ पूछे तो हिकैटियस को कहा जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माता सबसे पहले मानचित्र को कौन बनाए थे? विश्व मानचित्र को तो एनेक्सीमेंडर बनाए थे। और विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बैहम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। भौतिक मानचित्र किसे बोलेंगे? तो पृथ्वी की प्राकृतिक, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागरों, ये सब के बारे में अगर दर्शाया गया है मानचित्र में, तो वो मानचित्र कहलाएगा भौतिक मानचित्र। ठीक है, मतलब कि जो प्राकृतिक चीज़ें वहाँ पे हो, जैसे पठार भी रहे, पहाड़ रहे, मैदान रहे, पर्वत रहे, महासागर रहे, नदी रहे, ये सब चीज़ें हैं, तो वो मानचित्र क्या कहलाएगा? भौतिक मानचित्र। और अगर राज्य के बारे में, नगर के बारे में, शहर और गांव के बारे में, और विश्व के विभिन्न देशों के बारे में और राज्यों के बारे में और उसकी सीमाओं के बारे में अगर दर्शाया गया है, तो वो मानचित्र कहलाएगा राजनीतिक मानचित्र। देखते होंगे मानचित्र, अगर बाजार में आप जाते होंगे तो बोलिएगा कि मानचित्र दीजिए भारत का, तो बोलेगा कि राजनीतिक मानचित्र दे या भौतिक मानचित्र दे। राजनीतिक मानचित्र देगा तो उसमें पूरा जितना भी भारत के जितना भी राज्य हैं सभी को उसमें दर्शाया जाता है। कुछ में जिले भी दर्शाए रहते हैं, और वहाँ पे सबका सीमा में निर्धारण किया हुआ रहता है, कहाँ कितना मतलब उसके अंदर जिला के भी दर्शाया जाता है, और जितना भी पड़ोसी देश हैं उसका भी दर्शाया जाता है। तो ये सब है राजनीतिक मानचित्र होता है। लेकिन अगर ये सब ना दर्शा के सिर्फ पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, ये सब कि भारत में इस जगह पे उत्तर में यहाँ पे पर्वत है और यहाँ पे कहाँ कहाँ नदियाँ कैसे कैसे बह रही हैं, वो सब दर्शाया रहता है अगर मानचित्र में, तो भौतिक मानचित्र कहलाता है दोस्तों। थीमेटिक एक मानचित्र होता है, थीमेटिक। तो थीमेटिक मानचित्र क्या होता है कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो विशेष जानकारी अगर प्रदान करेंगे, तो विशेष जानकारी प्रदान करें, जैसे सड़क का विशेष मानचित्र, बस उस मानचित्र में सिर्फ सड़क के बारे में रहेगा, कहाँ कौन से सड़कें जाती हैं, कैसे सड़कें जाती हैं, कैसे कैसे कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, सभी दर्शाया हुआ रहता है। वर्षा मानचित्र भी रहता है, वर्षा का जो कैसे कैसे उसका विभाजन है, कितना वर्षा कहाँ पे होता है, कौन सी वर्षा होता है, कितना मात्रा में होता है, उसका अलग सा मानचित्र होता है। वन, उद्योग, ये सब आदि दर्शाएगा जो मानचित्र रहता है किसी खास टॉपिक पे, तो वही थीमेटिक मानचित्र कहलाता है। ठीक है, मानचित्र में 3 चीज़ें होती हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं। क्या क्या होती है? तो उसमें दूरी दर्शाया रहता है, दिशा और प्रतीक, ये सब चीज़ें जरूर रहेगा। दूरी, दिशा और प्रतीक जरूर दिया हुआ रहेगा।
फिर मानचित्र, यहाँ पे दूरी देखिए। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा मानचित्र के छोटे पैमाने पर खींचा जाता है। जैसे मान लीजिए कि विश्व का मानचित्र पाना है, तो पूरा विश्व का मानचित्र मात्र एक कैलेंडर में या एक किताब के एक पृष्ठ में पूरा पारा हुआ रहता है, तो उसको तो पूरा विश्व को तो दर्शाया नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी दर्शाया हुआ रहता है, क्योंकि दूरी उस साइड में कहीं देखिएगा तो यहाँ पे दूरी लिखा हुआ रहेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है। तो क्यों लिखा हुआ रहता है? यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 1 इंच बराबर 100 किलोमीटर, ऐसा ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है, इसलिए कि 1 इंच में 100 किलोमीटर को समेट दिया है मानचित्र में। तो ऐसे करते करते मानचित्र में सभी जगहों को दर्शा सकते हैं, सभी चीज़ों को उसमें दर्शाया जा सकता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है। अब दिशा के बारे में जानेंगे हम लोग। यहाँ पे दिशा के बारे में जानते हैं। अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। ये तीर का निशान दिशा को बताता है ना? अगर देखिएगा मानचित्र में तो ऊपर की ओर दाहिने तरफ देखिएगा, तो इधर, तो इधर एक तीर का निशान बना हुआ रहेगा ऐसे। यहाँ पे लिखा हुआ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे लिखा हुआ रहता है। ये तीर बताता है, ये दिशा को डिनोट करता है दोस्तों। अच्छा, आगे देखिए। प्रतीक किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवन, सड़क, पुल, ब्रिज, रेल की पटरियां, कुएं को दिखाना अगर संभव तो इसमें नहीं है कि भवन को दिखाएगा, सड़क को दिखाएगा, पुल के, ब्रिज की सब को दिखाएगा। तो इसके लिए एक वे निश्चित अक्षरों या छाया, रंग, चित्र, रेखाओं का उपयोग करते हैं। जैसे या कोई ऐसे सिंबॉलिक दे देते हैं कि भवन के लिए, मंदिर के लिए ऐसा होगा, भवन के लिए ऐसा होगा, ऐसा कुछ ऐसा सिंबॉलिक कर देते हैं कि साइड में लिखा हुआ रहता है कि सिंबॉलिक रहता है और छोटा छोटा दर्शाया हुआ रहता है। इससे पता चल जाता है कि ऐसे सड़क के लिए ऐसे होगा, अगर रेल की पटरी के रहेगा तो ऐसा होगा, ऐसे सब दर्शाया हुआ रहता है। तो वही ये सब क्या हो गया, एक तरह से प्रतीक हो गया। ठीक है। या कलर से भी रहता है कि इस जगह को, या सड़क है तो ये कलर का रहेगा, ऐसे सबको अपना अपना एक विशेष रंग से दर्शाया हुआ रहता है। ऐसे रूढ़ प्रतीक को कहलाता है। आगे हम लोग इसके बारे में यही आगे पढ़ना ही है, तो इसको भी देख लेते हैं रूढ़ प्रतीक के बारे में। देखिए, रूढ़ प्रतीक विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए कि नीला रंग, जहाँ नीला रंग विशेष रूप से जलाशयों को दर्शाया जाता है, जलाशयों के नीला रंग से दर्शाया जाता है। पर्वत को भूरा रंग से दर्शाया जाता है, पठार को पीला रंग से दर्शाया जाता है, और मैदानों को हरा रंग से दर्शाया जाता है। दोस्तों, आप पूछिए कि सबसे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो ऐसे ही आएगा, पीला रंग से दर्शाया जाता है, पठार को, पर्वत को, जलाशय को, मैदान को, ऐसे आएगा। तो आप याद रखिएगा, पठार को पीला रंग से दर्शाया जाता है। चलिए, रेखा चित्र। रेखा चित्र किसी को बोलेंगे? आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपके रास्ते की जानकारी आपको है ही नहीं, तो आपके मित्र अपने घर के रास्ता बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकते हैं। जैसे ऐसे समझिए इसको कि जैसे बता देगा मतलब कि आप अपने घर से चलिएगा, अगर यहाँ पे तो 1 किलोमीटर चलिएगा, तो नॉर्थ ईस्ट में चलिएगा, मतलब इधर नॉर्थ ईस्ट में 1 किलोमीटर चलिएगा। फिर पक्की सड़कें मिलेंगी यहाँ पे, तो पक्की सड़कें मिलेंगी तो सीधे नॉर्थ हो लीजिएगा, वहाँ पे 500 मीटर चलिएगा, वहाँ पे 500 मीटर चलिएगा। फिर यहाँ पे एक मंदिर मिलेगा, उसके मंदिर से ईस्ट हो जाइएगा, ईस्ट होके 2 किलोमीटर चलिएगा, वहाँ पे लास्ट करेगा तो मेरा घर होगा। ऐसे एक सिंबॉलिक दे देता है। तो ये रेखा, ये जो चित्र है ये रेखा चित्र कहलाता है दोस्तों। ठीक है। अच्छा, खाका देखिए, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका गांव है, तो आपका गांव एक छोटा सा गांव है, लेकिन आपके गांव के बारे में नलियां कैसे कैसे हैं, नलियां कैसे कैसे गई हैं, वहाँ पे पेड़ कैसे कैसे है, घर कैसे कैसे सजाया गया है, कितना घर है, कैसे मतलब घर बनाया गया है, कैसे वहाँ पे चापाकल कहाँ कहाँ है, मतलब एकदम पूरा एकदम खाका
तैयार करेगा उसके बारे में, मिट्टी के घर कितना है और किधर है, पक्का घर कहाँ है, कैसे है, पूरा एकदम उसी को बोलते हैं कि छोटे क्षेत्र का एक बड़े पैमाने पर जो रेखा खींचा जाता है वह क्या कहलाता है, खाका कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हुआ। और देखिए पार्ट 4 समाप्त हुआ, और कल मॉर्निंग में फिर मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ में। वो सब्जेक्ट है क्या, जो हम लोग कर रहे हैं साइंस का। तो साइंस कर रहे हैं और इस समय हो रहा है ज्योग्राफी। तो दोनों का आप लोग लाभ उठाइए और मतलब जो पढ़ाई है उसको थोड़ा स्पीड दीजिए, बूस्ट कीजिए उसको, क्योंकि अब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। बहुत सारा एग्ज़ाम 17th बीपीएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बीएसएससी हो गया, और सेंट्रल में भी कई एग्ज़ाम्स होने हैं। तो इसके लिए आप कमर कस लीजिए। अब बीपीएससी ट्री के लिए तो आप कमर कस ही चुके हैं। तो इसी के साथ हम अपने क्लास को आज विराम देते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि तुरंत हम वीडियो डालें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और इसका लाभ आप उठा लीजिए। और सबसे विशेष रूप से हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने स्टेटस में लगा लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं अभी के लिए।